ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो 7वां क्लास है डी फार्मेसी के केमिस्ट्री चैप्टर का, वो है रासायनिक साम्य यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आज, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर ये है और इससे 1-2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम आपको समझा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट पर वीडियो तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी परिचय देख लेते हैं रासायनिक साम्य का। तो इसमें आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आती हैं, जो कि आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। इनमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम आपको नीचे इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके परिचय को देख लेते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक बंद पात्र में की जाती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति समान हो जाती है। यह अवस्था रासायनिक साम्य कहलाती है। दोस्तों इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू में ही बताएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई अभिक्रिया है। मान लीजिए आपके पास N2 यहाँ पे नाइट्रोजन है और आपको इससे अभिक्रिया करानी है H2 के साथ। तो आपके जो उत्पाद बनेगा वो आपका NH3 बन जाएगा। दोस्तों इसको आप जब बैलेंसी कलर करेंगे, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पे हम आपको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं। तो इसको आप जब बैलेंसी कलर करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 कर देंगे तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो आपके नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। और आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका 3 दूना 6 यहाँ पे बराबर बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, जो कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से NH3 यानी अमोनिया का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अमोनिया को भी हम N2 और H2 द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये अभिक्रिया ऐसे यहाँ पे एरो गया हुआ है और ये ऐसे आया हुआ है। दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जिस अभिक्रिया को हम पहले की स्थिति से बाद की स्थिति में या फिर बाद की स्थिति से पहले की स्थिति में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस जो क्रिया होती है इसको ही हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे जो भी इससे डाउट होंगे। अब आगे है रासायनिक साम्य अवस्था प्रवृत्ति में गति होती है, अर्थात अग्र तथा विपरीत पक्ष दोनों अभिक्रियाएं समान दर से निरंतर होती रहती हैं। यानी कि जब अभिक्रिया एक बार स्टार्ट हो जाती है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साम्य अवस्था पर मुक्त ऊष्मा में परिवर्तन शून्य हो जाता है। दोस्तों जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं इनमें अगर वो अभिक्रिया पहले साम्य अवस्था में हो, यानी कि स्थिर अवस्था में हो, यानी नॉर्मल हो, उस पर कोई कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं दिया जा रहा है, तब मुक्त ऊष्मा में परिवर्तन शून्य हो जाता है। यानी अगर आपने किसी पदार्थ को ले लिया, यानी अगर आपने चीनी को ले लिया है और चीनी को अगर आपने ऐसे ही चीनी को रख दिया है और इसको आप कुछ भी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी शून्य उसमें ऊष्मा, यानी इसमें ऊष्मा में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। वहीं आगे इसमें अगर साम्य अवस्था पर सांद्र समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अगर साम्य स्थिति में रखा हुआ है चीनी आपका, तो इसमें इसके समय के साथ, यानी इसको आप कैसे भी रखे रखिए, बहुत लंबे समय तक रखे रहिए, इस पर कोई इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सांद्र से तात्पर्य है कि इसके ये कभी द्रव में या फिर कभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक इसमें कोई ऊष्मा नहीं दी जाए। दोस्तों अगर चीनी को आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो ऐसे ही कैसी बनी रहेगी। इसे अगर आप बाहर में खुले में रख देते हैं तो इस पर ताप का या फिर मौसम का इफेक्ट पड़ता है, तभी इसमें गलन आती है, तभी ये गलता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे क्या है, दाब ताप अथवा सांद्रण के परिवर्तन पर साम्य स्थिति में भी परिवर्तन हो जाती है। यानी कि साम्य अवस्था की स्थिति में कोई चीज़ रहेगा तो साम्य अवस्था में ही रहेगा, जब तक आप इस पर दाब ताप अथवा सांद्रण में उसके परिवर्तन लाने की प्रयास नहीं करेंगे। और जब आप उस परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो उसके साम्य अवस्था में भी बदलाव हो जाएगा, यानी परिवर्तन उसके साम्य स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आई थिंक आपके ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और आपको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करानी है और इसका सिंबल जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का कुछ इस प्रकार होता है। वही जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसको कि हम केवल इस अभिक्रिया को कर सकते हैं, वापस इससे आपको ये नहीं ला सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है।
तो दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2 अणु मिल करके आपका अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आपको अगर ये समझ में आ रहे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया जो है, यानी कि इनरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जिसे रिवर्स नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं N2SO4 प्लस BaSCl2 है। तो N2 का जो आप इससे अभिक्रिया करेंगे Cl से, यानी क्लोरीन से, तो N2 के 2 अणु हैं और क्लोरीन के भी 2 अणु हैं, तो आपके 2NaCl हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, सोडियम और 2 क्लोरीन, यहाँ पे बैलेंसीकरण कंप्लीट हो जाएगा। SO4 और BaSO4 का यहाँ पे जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका BaSO4 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको बैलेंसीकरण नहीं आता है रिएक्शंस का, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बैलेंसीकरण से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। और बैलेंसीकरण आपको अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हम इसका संतुलितकरण यानी बैलेंसीकरण बता देंगे। तो आगे चलते हैं। आगे है सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य आणविक सांद्रता से है, अर्थात प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान ए कहलाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं और उसे हम कोष्टक, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। यानी अगर सक्रिय द्रव्यमान आपका एफ है तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कोष्टक में, बड़े कोष्टक में। कोई भी अगर अक्षर आप ले सकते हैं, कोई भी अक्षर हो सकता है। सक्रिय द्रव्यमान को हम किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और उसे हम बड़े हुए कोष्टक में ही लिखते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सक्रिय द्रव्यमान देख सकते हैं यहाँ पे आप। सक्रिय द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है वो आपका A = ग्राम मोलों की संख्या बाई आयतन लीटर में। दोस्तों लीटर में आयतन अगर आपको नहीं दिया होगा तो आपको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर ग्राम में दिया हुआ है, और अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपको लीटर में बदलना भी आता ही होगा। अब देखिए नीचे आप देख सकते हैं, अतः सक्रिय द्रव्यमान की इकाई मोल पर लीटर होती है। दोस्तों जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी इकाई आपकी मोल होती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में ये। तो अगर पदार्थ की मात्रा की इकाई जो मोल होती है और पदार्थ का जो अणु भार होता है वो आपका लीटर में अगर लेंगे आप, तो इसका जो मात्रक होगा वो आपका मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आप ज्ञात भी कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सक्रिय द्रव्यमान को पदार्थ के प्रतीकों कोष्टकों में लिखकर व्यक्त करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। जैसे N2 के सक्रिय द्रव्यमान को आपको कुछ इस प्रकार लिखना है N2। वहीं अगर आपको क्लोरीन का लिखना है तो इस प्रकार आप क्लोरीन का लिख सकते हैं। तो समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने अपनी पिछली कक्षा में इंटरमीडिएट के क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास एट्रैक्शन एक्शन। तो गुल्डबर्ड और बागे नाम के 2 ऐसे नॉर्वे के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसा नियम प्रतिपादित किया था जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार है क्या कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होती है। नीचे हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपकी अभिक्रिया की दर है ये आपके दोनों के साम्य स्थिरांक के, यानी कि ऊपर जो आपने देखा कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को जो संतुष्ट करता है उसको आप बड़े कोष्टक में ए और बड़े कोष्टक में बी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार एक दूसरे के अनुपाती होता है। यहाँ पे आप अपने देखा तो ये आपके इस नियम को, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को बताता है। दोस्तों आगे साम्य स्थिरांक देख लेते हैं। साम्य स्थिरांक को KC से डिनोट करते हैं, ये आपको याद करना होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। साम्य स्थिरांक जो होता है इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के का प्रयोग क्या होता है कि उत्क्रमण की अभिक्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माना कि इस नियम का उपयोग निम्न उत्क्रमण की अभिक्रिया पर करना है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। A+B जो है ये आपके C+D को उत्पाद में देता है और इसका जो सिंबल है उत्क्रमण की अभिक्रिया का वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों ये गलत नहीं हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने इस प्रकार बना दिया और इस दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही आपका प्रकार का सही है। अब आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल होना चाहिए इसलिए दोनों तरफ इसका जो साइन है वो होना चाहिए। दोस्तों एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KP और KC में संबंध होता है। KP और KC में संबंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपने अपनी इंटरमीडिएट की कक्षा में इसे अवश्य पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, यानी कि KP और KC में आपके संबंध क्या होते हैं।
तो दोस्तों केपी और केसी में सिर्फ फार्मूला आपको याद करना है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी बाई पावर डेल एन जी। डेल एन जी क्या है? तो डेल एन जी जो है ये आपके क्रियाफलों के मोलों की संख्या माइनस क्रिया कारकों की मोलों की संख्या को घटा करके आप डेल एन जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला याद करना होगा, याद कर लीजिए इस फार्मूले को, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही एक से अधिक नहीं पूछे जाएंगे, पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया आपको निश्चित मिलेगा एग्जाम में। अब दोस्तों रासायनिक साम्य में क्या है ये भी जान लीजिए। तो रासायनिक साम्य आपका चैप्टर ही है, तो अभिक्रिया में अणुओं की संख्या व्यक्त करने के ढंग पर भी साम्य स्थिरांक मान निर्भर करता है। जैसे NH3 निर्माण की अभिक्रिया दो प्रकार से दर्शाई जा सकती है। NH3 जो है आपकी अभिक्रिया है, इसे आप कैसे दर्शा सकते हैं? N2 प्लस 3H2, ये मैंने आपको ऊपर ये अभिक्रिया बता दिया है, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और 2NH3 यहाँ पे के सी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के सी इक्वल टू NH3 पावर स्क्वायर हो गया है, और N2 इंटू H2 पावर 3 हो गया है। दोस्तों इस पर अगर आप देखेंगे तो इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि NH3 पावर 2 कर देंगे तो N आपका जो है वो 2 हो जाएगा, और H जो है आपका 6 हो जाएगा। इसी जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नीचे जो है ये आपका N2 तो N2 ही रहेगा, और ये आपके बड़े कोष्टक में हम इसको लिख लेते हैं N2 रहेगा, और H2 पावर 3 कर दिया है तो आपका H6 हो जाएगा, यानी कि दोनों के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बस आपको यहाँ पे संतुलित करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पे 2 और 3 लगाया हुआ है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाफ N2 प्लस 3/2H2, और आपका जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये आपको उत्पाद में क्या देता है? NH3 यानी अमोनिया देता है। के सी इक्वल टू आप याद करेंगे तो NH3 N2 पावर हाफ और H2 पावर 3/2, इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वही आएगी। आप बैलेंसिंग कर जानते होंगे तो इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपके चैप्टर में एक है लासातेलिए नियम, ये सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री चैप्टर में लासातेलिया का जो नियम है ये सांद्रता यानी रासायनिक साम्य चैप्टर में सबसे मेन समझ लीजिए यही है। तो लासातेलिए जो नियम है यानी लासातेलिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत से कहते हैं, तो सन 1884 ईस्वी में लासातेलिए नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया है जो साम्यावस्था में दाब, ताप और सांद्रता का प्रभाव ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अनुसार यदि साम्य में ताप, दाब, सांद्रण का परिवर्तन किया जाए तो साम्य ऐसी दिशा में परिवर्तित होगा जिससे यह किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर करने में सहायक हो। अब जैसे में देख लीजिए, ताप वृद्धि से अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ती है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। यानी कि अगर आप किसी अभिक्रिया में उसके ताप में वृद्धि करेंगे यानी ताप को बढ़ाएंगे, तो उसमें जो अभिक्रिया है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी? जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो यानी ऊष्मा की कमी हो रही हो। तो पॉइंट 1 था ये, और पॉइंट 2 क्या है कि लासातेलिए नियम के अनुसार जब दाब में वृद्धि करेंगे किसी अभिक्रिया में, तो उस दिशा में अभिक्रिया आगे बढ़ेगी जिसमें आयतन कम होता है। यानी कि अगर आप इसी अभिक्रिया को ले लीजिए, N2 और प्लस H2 जो है आपका, और ये आपका अमोनिया का निर्माण कर रहा है, तो इसमें आप जब दाब वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा में आयतन कम हो रहा हो। यानी कि अगर आप इसमें दाब देंगे तो आपकी जो अमोनिया बनेगी, इसमें इसके अकॉर्डिंग इस वाले की तुलना में इसका जो आयतन होगा वो कम होगा। इस वाले की तुलना में इसका जो आयतन होगा, इसकी तुलना में इसका आयतन कम होगा जब आप इसके दाब में वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ कोई अवयव बाहर से मिलाने पर अभिक्रिया उस दिशा में हटती है जिसमें उस पदार्थ का सांद्रण कम होता है। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, लासातेलिए नियम के 3 नियम होते हैं, और तीनों नियम मैंने आपको आज बता दिया है। अब हम आपको नीचे और डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अमोनिया का निर्माण ये हैबर विधि से किया जा रहा है। N2 प्लस 3H2 और 2NH3 ये अमोनिया के हैबर विधि का निर्माण है। साम्य स्थिरांकों पर उत्प्रेरक की उपस्थिति अथवा अक्रिय पदार्थों की उपस्थिति का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लासातेलिए का तीसरा नियम यही कहता है कि मान लीजिए आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, 2NH3, ये तीनों मिल करके आपके अमोनिया का निर्माण करते हैं, 2NH3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई
ऐसी वस्तु रख दी जो इसकी अभिक्रिया को तेज़ कर दे, यानी कि बहुत ही जल्दी से आपको अमोनिया बना कर दे दे, तो आपको देगा ये अमोनिया ही। पर इसके जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य तो जल्दी से स्थापित हो जाते हैं, यानी कि लेकिन साम्य स्थिरांकों के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी उत्प्रेरक को रख देंगे, इनके बीच में अगर आप कोई उत्प्रेरक को रख देंगे तो आपको बनाएगा तो ये अमोनिया ही, पर इसके जो स्थिरांकों के मान में होगा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उत्प्रेरक दोस्तों वही होता है, उसका कार्य यही होता है, कोई भी ऐसी पदार्थ जो कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के अमोनिया को निर्माण कर रहे हैं, तो अगर ये बहुत जल्द बना दे रहा है या फिर बहुत देरी से बना रहा है, अमोनिया का निर्माण कर रहा है, तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति ही ऐसा करता है, या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ये आपके ताप, दाब या फिर आयतन पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है, उत्प्रेरक जो आपका होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपके पूरे चैप्टर क्लियर मैंने कर दिया है और आपके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें। वीडियो लंबी काफ़ी हो गई है, इसलिए वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।